एक मिनट, कहाँ जा रहे हो भाई? एग्ज़ाम आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों की डेट शीट भी आ चुकी है, जो मैंने डिस्कस कर दी है आपके साथ। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार अपनी डेट शीट भी देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा यार, कोशिश करो अपना बेहतर स्कोर की तरफ जाओ, क्योंकि अब बेहतर स्कोर नहीं तो फिर कभी नहीं, ठीक है। और जो भी सब्जेक्ट आपको कराने हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के व्यूज़ आएंगे, वैसे ही आपकी वीडियोस डाली जाएगी, उतने ही मिनट की डाली जाएगी, उतने घंटों की डाली जाएगी। बट सारा का सारा आप पर कॉन्सेंट्रेट की बात है कि आप कितना कॉन्सेंट्रेट करते हो, ठीक है। तो चलो अब वीडियो देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हेलो क्लास 10th एंड आईएएस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है और मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दी थी लास्ट क्लास में। अब आपका काम सिर्फ इतना है कि कैसे ना कैसे करके आपको अब सिलेबस कवर करना है। और अगर सिलेबस कवर नहीं भी हो पा रहा है बहुत से बच्चों का, तो कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर की जितनी भी वीडियोस हो सकती है, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन सब पर फोकस करते हैं, उनमें से पेपर आएगा। और बहुत सारी वीडियोस मैंने डाली हुई है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर की, ठीक है। तो चैप्टर्स को अब मारो गोली, क्योंकि अब आपने खेलनी है अपने अच्छे एग्जाम की होली, ठीक है। तो आज हम आपके सामने क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं और इन क्वेश्चन पेपर में खास बात यह है कि इससे हम जज करेंगे कि कौन से चैप्टर से आपको पढ़ के जाना चाहिए और किस चैप्टर का वेटेज किस तरह से है। मतलब आप बार बार जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं, ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि भाई कौन से चैप्टर को कितना तवज्जो दिया जाए, इम्पोर्टेंस दी जाए। और उस तरह से आप क्या कर पाते हो, जज कर पाते हो कि भाई ये बेहतर है सब्जेक्ट और ये चैप्टर सब बेहतर है, इस चैप्टर पे हम जितना फोकस करेंगे उतना हम पेपर में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ऊपर के जो 10 क्वेश्चन है वो एमसीक्यू में आते हैं, ठीक है। ये सारे ऊपर के जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू है। और एमसीक्यू ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी से पूछे गए। ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना, तो याद रखना आप ज्योग्राफी एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे, ठीक है। एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे। और ये देखो, सबसे पहले ये आपका मानचित्र दे दिया है, पश्चिमी घाट, नर्मदा नदी, हल्दिया बंदरगाह और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, ठीक है। तो मैं आपसे आज मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा, आज मैं कोई आंसर नहीं बताऊँगा, कोई कुछ मैं बस 30 क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन आपको बताऊँगा कि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन पर हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये था, इसमें आपने मैप पूछा था और ये तो कुछ चारों तरफ आपको मैप ऐसे दे रखा था, है ना। अब सिमलीपाल का जो है वो इस साइड है, ठीक है, इधर दी की तरफ। चलो अब देखो, अब आपसे बात की है यहाँ पे अपक्षय क्या है, यानी कि आपसे वेदरिंग के प्रोसेस पूछेगा, अपक्षय क्या होता है, ठीक है। मतलब एक और ज्योग्राफी का पेपर, ज्योग्राफी का आ गया क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे भी देखो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी कि कुल मिला के सिविक्स और ज्योग्राफी भी दिख रही है हमें, ठीक है। यहाँ पे भी देखो आपका ये भी आपका एक तरह से हो गया आपका ज्योग्राफी, ठीक है। और फिर उसके बाद शांति और सुरक्षा, ठीक है। ये शांति और सुरक्षा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट वो है चैप्टर। इस चैप्टर को करके जाइएगा, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर आते ये क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने प्रॉपर इसका एक लेक्चर भी डाल रखा है शांति और सुरक्षा के, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डाल रखे हैं अगर आपने देखे हो तो, ठीक है। चलिए फिर आपका आता है ये आपका चैप्टर कटा हुआ है मेसोपोटामिया वाला, तो ये इसको हटा दीजिए। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन हमारे सामने, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। आपको एक चीज़ बता दूं मैं, इस पे डबल स्टार डाल लो, ये एनआईएस का फेवरेट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन पे वो हमेशा फोकस करते हैं, कभी 2, कभी 4, कभी 6 या कभी एमसीक्यू वो दे ही देते हैं कि भारत के अंदर जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक लिखो, कोई 6 कारक लिखो, कोई 2 कारक लिखो। तो आपसे बस वो ये पूछेंगे कि भाई कितने भी ये कारक आप बता दीजिए। तो कुल मिला के आपसे ये है कि भाई आप भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के बारे में बता देंगे, ठीक है, ठीक है। वो समुद्र तल से दूरी और भी तो जो सारे। और सबसे बड़ी बात है, मैंने पीडीएफ भी बना रखी है इसकी, तो टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा नीचे। इसके अलावा आपके चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप चैनल जो बना रखा है और व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, ठीक है। इंस्टाग्राम भी आपका मिल जाएगा उस पर, तो वहाँ पे भी आप ये ले सकते हैं पीडीएफ। तो भारत की जलवायु जो है ना, वो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाता है। इसमें से एक क्वेश्चन 6 नंबर या 4 नंबर में पक्का पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को नौकरियों में आरक्षण करना कहाँ तक न्यायोचित है। कुछ वैल्यू बेस्ड दिमाग भी डाल देंगे,
कि आपको SC और OBC जो होते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो होते हैं, ST और SC वाले जो हैं, उनको नौकरी में आरक्षण देना क्यों सही है। ठीक है, ये तो एक तरह से आपका माइंड को दिमाग को घुमाने वाला, कि जिसमें दिमाग चलाए। एक क्वेश्चन होता है जो डायरेक्ट आपका सवाल पूछा गया है आपके चैप्टर से। दूसरा क्वेश्चन होता है कि आपको डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा, उसने बोला कि भैया आपको एक आइडिया वो दे दिया, एक कॉम्बिनेशन दे दिया, उस आइडिया के बेस पे आप करिए इसको। ठीक है, तो इसमें वही बता दिया कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के में नौकरियों का आरक्षण प्रदान करना कहाँ तक सही है। तो जो ST SC है उनको नौकरी में कहाँ तक आरक्षण देना सही है। ठीक है, फिर 10th चैप्टर आ गया विकास से। ठीक है, तो लिखा हुआ व्हाट इज मीन्ड बाय सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी सामाजिक आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है। ठीक है, बता दोगे यस और नो, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये बता दोगे आप। चलो, तो सामाजिक आर्थिक विकास बता देना क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। तो लिखा है व्हाट इज मीन्ड बाय सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, सामाजिक आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है आपका। ठीक है, ये रहा। इसके बाद है आपका 11 डिस्क्राइब एनी 4 चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द फ्यूडल इकोनॉमी ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द मिडिएवल पीरियड। ठीक है, तो लिखा है मध्यकाल में यूरोप के सामंती अर्थव्यवस्था में आए किन्हीं 4 बदलावों का वर्णन कीजिए। तो कुल मिला के डिस्क्राइब करना है, कोई भी 4 आपको मेजर चेंजेस के बारे में बात करनी है जो आपको सामंती अर्थव्यवस्था में देखने को मिला। 4 बदलाव पूछे उसने। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को करना बिल्कुल भी ना भूले क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से आपका एक बेहतर वो बन सकता है। ठीक है, स्कोप बन सकता है। तो मध्यकाल में यूरोप की सामंती अर्थव्यवस्था में आई कि नहीं 4 बदलाव, यानी कि सामंती व्यवस्था पूछेगा ही पूछेगा। और अगर सामंती नहीं पूछेगा तो सामंती व्यवस्था के बाद जो पुनर्जागरण काल हुआ है तो पुनर्जागरण काल के बारे में पूछेगा ही पूछेगा। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको सामंती करके जाना है या फिर पुनर्जागरण करके, तो दोनों जाना है। वो किस्मत है कि कौन सवाल आ जाएगा, सामंती आएगा या फिर पुनर्जागरण आएगा, वो आपके ऊपर है। ठीक है, बताइए। ठीक है, समझ में आ गया। ये 12th क्वेश्चन जरूर लिख लीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हमेशा पूछा गया है। पूछ रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के रूस पर पड़े किन्हीं 4 दुष्प्रभावों का उल्लेख कीजिए। यानी क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब एनी 4 एडवर्स इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर ऑन रसिया पर प्रभाव पूछा है। वर्ल्ड वॉर का क्या रहा। पहले वर्ल्ड वॉर का अगर वो पूछेगा, पहले वर्ल्ड वॉर के बारे में, तो रसिया से ही पूछेगा। ठीक है, रूस से ही पूछेगा। बताओ यस और नो। गुड। डिस्क्राइब एनी 4 एडवर्स, तो मैंने बता दिया डिस्क्राइब एनी 4 एडवर्स। चलो अगला देखिए, अगला 13th है यहाँ पे। 1 मिनट। एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस दैट एनकरेज्ड द यूरोपियंस टू स्प्रेड इम्पेरियलिज्म इन अफ्रीका। आपको वो परिस्थितियाँ बतानी है, पता करनी है जिन्होंने यूरोप निवासियों को अफ्रीका में साम्राज्यवाद का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन किया। आपको वो परिस्थिति बतानी है जिससे आपको पता लगता है कि यूरोप वासियों ने जो साम्राज्यवाद है उसका विस्तार करने में प्रोत्साहन किया। यूरोप के जो निवासी थे ना, उनको अफ्रीका में साम्राज्यवाद का जो उदय हुआ था ना, याद है अफ्रीका के अंदर साम्राज्यवाद बढ़ा था, जहाँ से वो गुलाम वगैरह लाए गए थे, कच्चा माल वहाँ से ज़बरदस्ती फोर्सफुली छीना जा रहा था। तो उन सब के बारे में पूछा कि वो सब बताइए, उन परिस्थितियों के बारे में बताइए जो यूरोप के जो निवासी है उसमें अफ्रीका में साम्राज्यवाद विस्तार करने के लिए जो प्रोत्साहन देता ना, उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो उन परिस्थितियों को बता देंगे। फिर आता है 14th है 1793 में लागू किए गए स्थायी बंदोबस्त के बारे में बताना। स्थायी बंदोबस्त के किन्हीं 4 मुख्य प्रावधानों को लिखिए। ठीक है, तो 1793 में जो लागू किया गया था स्थायी बंदोबस्त, उसके 4 प्रमुख प्रावधानों को लिखना। 4 प्रमुख, यानी 1793 में लागू किए गए स्थायी बंदोबस्त। और यह याद रखना, स्थायी बंदोबस्त के बारे में पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है, इस पर मैंने डिस्कस पहले भी किया हुआ है। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी जो बंदोबस्त था, है ना, इन सब के ऊपर कई बार डिस्कस होते हुए मैंने देखा है। ठीक है, तो और 1793 में किया गया था। चलो आप मुझे सिंपल सवाल के जवाब दे दो, मुझे लगता है आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की होगी। तो अगर आप सिंपल मेरे को जवाब देना चाहते हैं तो जवाब दीजिए कि 1797 में जब स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था, वो कौन सा लॉर्ड था। ठीक है, यानी कि कौन सा गवर्नर था, ब्रिटिश का कौन सा गवर्नर था जिसके समय में परमानेंट सेटलमेंट
इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था। और अगर थोड़ा ज़्यादा आ जाए तो आप ये भी बता सकते हैं कि ये किस स्टेट में हुआ था, ठीक है, कौन से राज्य में हुआ था। क्लियर, बताइए यस और नो, है ना। तो ये 14 क्वेश्चन है, आपने देखिए अभी 14 क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और इसके आगे के क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूँ। बाकी इस समय रोज़ 2 वीडियो आ रही है हमारी, एक सुबह और एक शाम। तो सुबह शाम दोनों ही SST के लिए लेकर आ रहा हूँ। अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का लेकर आऊँगा, जिससे आप इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जज कर पाएंगे कि किस तरह के होते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि हम उस तरह के पेपर पे फोकस करें, उस तरह की चीज़ों पर फोकस करें। क्योंकि देखो फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी कब, जब हम अपने एग्ज़ाम के बिल्कुल करीब हो, क्योंकि उस समय हमारा पढ़ने के लिए ज़्यादा दिमाग हमारा एक्साइटेड होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आज रात को 9 बजे एक और वीडियो आएगी, जो कि आपकी होने वाली है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो वो वाले ज़रूर देख लीजिएगा। पेपर से रिलेटेड ही क्वेश्चन लेकर आऊँगा और काम भी करेगा वो, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो आज के बाद इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ये PDF चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।